everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. In previous videos we already did the topic of land and soil resources, and today we will start a new topic, water resources. How water is important to us, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, why we conserve the water resources, हमें conserve करने की क्यों ज़रूरत है. So let's start the topic. So water covers about 75% of the earth and therefore the earth is called the water planet. जो अर्थ है उसका 75% एरिया है वो अर्थ पे वो वाटर कवर करता है, इसीलिए हम इसे वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. और ब्लू प्लैनेट क्योंकि ब्लू इन कलर, पानी जो होता है वो ब्लू कलर में दिखाई देता है समुद्र में, तो हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. और साथ ही साथ वाटर इज अ वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं. 3/4 ऑफ द वाटर सरफेस इज कवर्ड विद द अर्थ. जो 3/4 पार्ट है अर्थ का वो वाटर से कवर है. सो इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और इसी वजह से हम इसको वाटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं. It was in the primitive oceans that the life began almost 3.5 billion years ago. और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा नदी के आसपास ही डेवलप हुई, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हमें इजीली था. इसलिए हमारी अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के आसपास ही विकसित हुई. So the ocean covers 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. और इसी की वजह से हमारे अर्थ पे ओशंस जो हैं 2/3 पार्ट में हैं और यही लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इस प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए लाइफ पॉसिबल है. So the ocean water is however saline and not fit for the human consumption. और ये जो saline है पानी, समुद्र का जो पानी है वो बहुत स्लाइन है, बहुत ही नमकीन और कड़वा है. That's why it is not fit for the human consumption. इसीलिए ये human consumption के लिए suitable नहीं है, not fit for the human. And water accounts for only about 2.7%. और जो fresh water है वो हमारे पास कितना है, only 2.7%, यानी 2.7% ही हम उसको यूज़ कर पाएंगे. And nearby the 70% of these oceans occur is the ice sheets, glaciers in Antarctica and Greenland and mountain region. यानी हमारे पास में 97% अगर हमारे पास में पानी कड़वा है तो 3% भी हमारे पास में पानी, अगर 2.7% भी अगर हमारे पास फ्रेश वाटर है, और उस 2.7% में से भी क्या है कि आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, है ना. साथ ही साथ आइस शीट्स हैं, जमी हुई बर्फ़ है ना, ग्लेशियर्स जो पानी में तैर, तो वो क्या है बेटा, उसकी वजह से वी हैव ओनली 1% ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस, यानी इट इज़ ओनली फिट फॉर द ह्यूमन बीइंग. यानी हमारे लिए सिर्फ कितना पानी बचा, 1%. अब आप ये देखिए उस 1% में से भी हम लोग कितना वेस्ट कर देते हैं. सो इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर एंड एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. और जो फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए फिट फॉर द ह्यूमन बीइंग, ओनली 1%. और उस 1% में से भी ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है वो है, सरफेस वाटर जो नदियों में है पानी वो है, और रिवर और लेक्स जो नदी और तालाबों में जो पानी अवेलेबल है, और साथ ही साथ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो है. So the fresh water is therefore the most precious substance on earth. और fresh water जो है वो बहुत precious है, बहुत अमूल्य है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, बहुत ज़्यादा कीमती है वो. And water can neither be add or subtract from the earth. ना तो इसे अर्थ पे जोड़ा जा सकता है और ना ही इसको घटाया जा सकता है. Its total volume remains constant and the abundance only seems to vary because it is in the air. It is constant motion, cycling through the ocean, the air, the land, and back it again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This is and already we know the referred as the water cycle. In previous classes 4 और 5 हमने क्या वाटर साइकिल इन सोशल स्टडी क्लास 6 जो हमने पिछले सेशन में जो बच्चों ने पढ़ा है कि 6th क्लास में
ये हमारे शुरू हो जाता है कि वाटर साइकिल क्या होता है, वो किस तरीके से वाटर एवोपरेट होता है और किस तरीके से वो वाटर वापस रेन ड्रॉप्स के तौर पे धरती पे आता है. So human use huge amount of water, not only for the drinking, washing, but also in the process of the production. यानी human being जो है वो सिर्फ drinking और washing तक ही पानी को use नहीं कर रहा है, वो अपने production के लिए भी पानी का use कर रहा है. अब किस चीज़ का production? Water for agriculture, industries, generating electricity, through reserve of the reservoir of the dams and the other uses. यानी उसने अलग अलग तौर पे पानी का इस्तेमाल किया, उसने खेती के लिए किया, उद्योगों के लिए किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया और साथ ही साथ डैम्स को बिल्ड किया उसने पानी को रोकने के लिए. सो द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स ऑफ द फूड एंड द कैश क्रॉप्स, increasing urbanization and rising standard of the living as the major factors leading to the shortage in supply of fresh water. Due to this, water resources and water pollution. यानी हमने सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग तक ही पानी यूज़ नहीं किया, हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर दिया, इंडस्ट्रीज़ में करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ में हमने अपने अदर यूजेस जो होते हैं पॉपुलेशन के लिए, उनकी डिमांड उस पानी की बढ़ती गई क्योंकि फूड और कैश क्रॉप्स को भी हमने उगाना शुरू कर दिया. तो अर्बनाइजेशन जब हो गया, शहरीकरण जब ज़्यादा हो गया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया, तो उस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने पानी को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया. एक साइड में एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर वाटर एवरी डे. यानी एक प्रति व्यक्ति कितना पानी यूज़ कर रहा है? 150 लीटर. अब वो 150 लीटर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है? 3% in drinking, cooking in 4, bathing 20, flushing 40, washing clothes 20, and washing utensils is 20 and gardening 23. यानी टोटल हमने 150 लीटर पानी का यूज़ किया. अब आप इसमें देखिए बाथिंग और फ्लशिंग सिर्फ और सिर्फ हमने 80 लीटर पानी इसी में ही यूज़ कर लिया. सो अगर कैन यू सजेस्ट सम वेज टू कंजर्व द वाटर टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस अमाउंट को थोड़ा कम करें? तो कुछ ऐसे सजेशन अगर आपके पास हो तो बेसिकली आप हमारे साथ ये शेयर कर सकते हैं. प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब पानी की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई. अब आप ये देखिए कि अफ्रीका जो है, एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और साथ ही साथ साउथ एशिया है, साउथ अमेरिका है, मैक्सिको है और पूरा ऑस्ट्रेलिया पानी की कमी की किल्लत को फेस कर रहा है. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन मोस्ट सस्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. और जो हमारे जो कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेटिक जोन के पास में हैं, बेसिकली वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है. और thus the water shortage may be concerned of the variation in the seasonal or annual precipitation, and the scarcity is caused by over exploitation and the contamination of water resources. और जो हमारे पास पानी है उसकी सोर्सेज जो शॉर्टेज तो बहुत ज़्यादा है और उसके जो बचा कर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो पानी की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं जब तक अगर हम उसको एक्सप्लॉइट करना ना छोड़ें, उसका शोषण करना ना छोड़ें और साथ ही साथ कंटेमिनेटेड वाटर यानी हम जो पानी दूषित कर रहे हैं, है ना, पॉल्यूशन कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज का, वो भी हमें थोड़ा सा कम करना होगा. अदरवाइज ये हमारे पास प्रॉब्लम हमेशा के लिए रहेगी. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन कैसे हो सकता है? सो द एक्सेस टू क्लीन द एडुकेट वाटर सोर्सेज इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. आज हमारे पास में जो वाटर सोर्सेज हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उनको क्लीन करके रखिए, है ना. एंड स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग सोर्सेज. इवन थॉट वाटर इज रिन्यूएबल सोर्सेज, its overuse and population make it's unfit for use. और आज हमारी जो जनसंख्या बढ़ गई है
उसमें क्या होता है कि हमने बहुत सारा पॉल्यूशन कर दिया, हम उसमें कचरा उचरा फेंक देते हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से एज द डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड एंड पार्टली treated sewage, agriculture chemicals and industrial influence in the water bodies are major contaminant. So यानी हमने हमारा सीवेज जो होता है, नदी नालों का जो गंदगी जो है वो हमने नालियों की जो उसमें नदियों में छोड़ दी है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो केमिकल्स होते हैं, है ना बेटा, वो भी पानी में हर साल हम हमारे खेतों में पानी देते हैं। अब जब बारिश हुई है तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो जब बहकर नदियों में ऑब्वियसली जाते हैं और वो उसको डैमेज कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो भी इसको कंटिमिनेट कर रहा है। सो द पॉल्यूटेड वाटर विद द नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, और ये सब नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड्स का ही नतीजा है कि पानी खराब हो रहा है। So most of the chemicals are non-biodegradable and the reach human bodies through water. और ये जो चीज़ें हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये मिट्टी में मिल जाती हैं, ये नहीं वो ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। केमिकल्स एक ऐसी चीज़ है कि वो मिट्टी में आ जाती है, और अगर वो मिट्टी में आई है, पानी बारिश हुई है, वो नदी नालों में आ जाता है और थ्रू द वाटर वो हमें वापस इम्पैक्ट डालता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे। And the water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish groundwater, and water harvesting is another method to save surface runoff, and the canals used for irrigation fields should be properly cleaned to minimize losses of water seepage. यानी जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे जंगल हैं, हमारी वनस्पति है, ये धीरे धीरे जो है वो कवर कर रही है किसको, कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको रिप्लेनिश करना चाहिए हमें, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग जो है, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स यानी कि हमारे घर की जो छत है उस पर जो बारिश के दिनों में जो पानी होता है तो वो हमें एक अलग से पाइप लगा के नीचे टैंक बनाने चाहिए, ताकि बारिश के दिनों में जो पानी है वो उन पाइप के थ्रू टैंक में जाए और मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल ईयर में हम उनको यूज़ करें गार्डनिंग के लिए, उस पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। सो वाटर सीपेज जो है मिनिमाइज करना चाहिए हमें, लॉसेस बाय द वाटर सीपेज, और स्प्रिंकलिंग जो इफेक्टिवली होता है, इरिगेट एरिया बाय द चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। और कोशिश करनी चाहिए स्प्रिंकलिंग, फव्वारे जो लगे हुए होते हैं खेतों में, हमें अधिकांश उनका यूज़ करना है। और साथ ही साथ ड्रॉप सिस्टम जो होता है जिसमें कि एक बहुत बड़े पाइप होते हैं और फिर उसमें क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वहाँ पे उस पाइप में छेद होता है, ड्रॉप टू ड्रॉप वो पानी उस पेड़ की जड़ों में जाता रहता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ऑपरेशन है वो जल्दी से नहीं होगा और फसलों में नमी बनी रहेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए ताकि वो पेड़ अपनी जड़ों तक पानी को नीचे लेके जाए और वाटर एवोपरेट ना हो। So in dry region which high rates of evaporation, drip and trickle irrigation is very useful। और ये बेसिकली उन एरियाज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और वो ड्राई रीजन है, जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So the valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। और सिंचाई के लिए हम अगर इन सब को यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। सो द वाटर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है और हमें कंजर्व इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज द वाटर शॉर्टेज इज मोनली कॉमन प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट मे बी consequence of the variation of the rain pattern of the contaminated of water sources। यानी कि अगर हमने जो पानी है इसकी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वर्ल्ड पूरा, और अगर हमारा नतीजा ये निकलेगा कि अगर आज हम इस पानी को नहीं संभाल रहे हैं तो ये हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और साथ ही साथ steps need to be taken to conserve water। Water is renewable but its overuse and population make it unfit for us। यानी पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये renewable भी है, बट जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसने इसको अनफिट कर दिया है
कि हम इसे यूज़ ना कर पा रहे हैं, और सेवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, केमिकल है, और पॉल्यूट वाटर विद द नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, इनको भी हमें कम से कम मिनिमाइज तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए ताकि पानी को हम सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें. So thank you for the watching this video, and next topic we will discuss in the next video. Like and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.